तन्मय भट्ट भाई के साथ आपको बहुत ट्रोल भी किया जाता है, वो भी करा जाता है, तो आप उसको कैसे लेते हो? मैं बिल्कुल सपोर्टिंग वे में लेता हूँ। अगर किसी इंसान ने आपको सपोर्ट किया है, किसी इंसान ने आपको काम दिया हुआ है, तो उसके बारे में आपके कितने भी जोक्स बनते रहे, मैं जिंदगी भर आई वुड लाइक टू बी नोन एज द गाय जिसको जाकिर भाई ने मदद करी है, जिसको तन्मय भाई ने मदद की। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि उनने मेरे को जेन्युइनली सपोर्ट किया, काम दिया है। और मैं इंटरनेट के लोग क्या बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उससे भाई आपके भी बहुत सारे भाई होंगे, बड़े भाई होंगे, सपोर्ट होंगे, मेंटर होंगे, तो आप अगर आपका काम चल जाए और आप अजी उस बात से बुरा मानने लगो कि अरे ये मेरे को उनसे क्यों एसोसिएट, शैडो में हो गया तो और मेरे को भाई अगर मेरा उतना ही टैलेंट होगा कि मैं उनकी शैडो में ही रह जाऊंगा जिंदगी भर, तो मेरा उतना ही था। और अगर मेरे में बहुत अच्छा टैलेंट होगा तो मैं उनकी शैडो से भी निकल जाऊंगा। सेम चीज तन्मय भाई के लिए बोली जाती है। हाँ, कि तन्मय भाई ने सपोर्ट कराया, समय तन्मय भाई के साथ स्ट्रीम करता था, फिर समय का निकल गया काम, समय का चल गया। तो ऐसे ही है कि आपको इंटरनेट पे तो लोगों को भक्ति करनी है ना रोज, तो वो तो बोलते रहते हैं। मैं अपने भाइयों को कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता कि मेरे को कभी वो कमेंट बुरा नहीं लग सकता, क्योंकि वो जाकिर भाई, तन्मय भाई जेन्युइनली हैव सपोर्टेड मी अ लॉट। और मैं उस तरीके का आदमी हूँ कि मेरे को अगर किसी ने मदद करी है तो मैं नाम बोलूंगा उसका, चाहे कितने भी ट्रोल हो। मैं हर इंटरव्यू में जब भी मैं जाता हूँ तो वो शुरू में जाकिर भाई के नाम पूछते हैं, तन्मय भाई के पूछता हूँ, मैं कभी इरिटेट नहीं होता। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। अच्छा भैया, आप आपका पता बता रहे थे कि आप डायलॉग राइटिंग भी कर रहे हैं मूवीज के लिए। हाँ भाई, तो ये सिलसिला कैसे पहले तो मुद्दा ये कि मैं जब बॉम्बे आया तो मेरे को मैं जब मुंबई आया तो मेरे को राइटिंग का बहुत शौक है जनरली। और मुझे लगता है कि जो हाई मुझे स्टैंड अप देता है कि आपका जो मस्ती यारी स्टेज पे शूशाबाजी लाइटिंग लोग, एक स्थिरता जीवन में ज़रूरी होती है, जो मुझे बड़ी पसंद है। और मुझे लिटरेचर पढ़ने का, कहानियाँ सुनने का, पिक्चरें देखने का बहुत शौक था। तो मैं आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू इट, आई ऑलवेज वांटेड टू, जैसे मैंने एक वेब सीरीज़ भी जब लिखी तो मेरे को वो प्रोसेस में बहुत मज़ा आया कि कैसे कैरेक्टर्स बनते हैं, कैरेक्टर्स को डिफरेंट सिचुएशन में डालते हैं। तो वो एक तरीके का गेम है कि आपने 2 कैरेक्टर बनाए, इनको इस सिचुएशन में डाला, तो थोड़ी देर बाद आपको समझ आने लगता है कि अच्छा ये कैरेक्टर ये चीज़ करेगा ही नहीं कभी, कि आपको पता है कि आप फिर खेलने लगते हैं उनके साथ कि इनको प्यार करवाते हैं, फिर इनकी झगड़ा करवाते हैं, फिर इनका ये करते हैं, इनको ये सब, इसके घर पे अगर कोई दिक्कत होगी तो क्या कैसे बिहेव करेगा। तो वो फिक्शन लिखना अपने आप में एक मस्त प्रोसेस है। तो उसमें पैसे भी उतने ज़्यादा नहीं है, रिकॉग्निशन तो है ही नहीं, क्योंकि 2-2 3-3 साल बाद प्रोजेक्ट आ रहा है, आपका नाम कहीं पीछे से रिटर्न बाय में आ रहा है। लेकिन वो जो जितने भी राइटर्स हैं, दे ऑलवेज राइट फॉर द ब्यूटी ऑफ द आर्ट, कि जो लिखने में जो मजा है ना, वो जिसको आता है उसी को आता है। कुछ लोग 3-4 साल बाद जैसे प्रोजेक्ट आएगा या तो उसमें पेमेंट वगैरह डीले या मिलती नहीं, ऐसा हो जाता है? क्योंकि वो उसका प्रोसेस पूरा ऐसा है कि 10% आप साइन करोगे पिक्चर। ये उन प्रोजेक्ट्स की बता रहा हूँ जो ग्रीन लिट हो चुके हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ग्रीन लिट हो चुके हैं कि स्टूडियो को आइडिया पसंद आ चुका है, ये स्टूडियो को पिक्चर बन रही है ये वाली, इतना तो है। तो उसमें ऐसा प्रोमेंट होता है कि अगर आप चलते प्रोजेक्ट में आपको लिया गया है अगर, तो उसका ऐसा होता है कि आप साइनिंग पे 10%, फिर आप जब लिखना चालू करोगे तो कुछ पैसे मिलते हैं, फिर फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हो तो कुछ पैसे मिलते हैं, फिर सेकंड ड्राफ्ट, जब फाइनल ड्राफ्ट स्टूडियो पसंद आते हैं कि ये फाइनल ड्राफ्ट है पिक्चर का, तब पैसे मिलते हैं। फिर आप जब जाते हो, पिक्चर शूट होती है तो कुछ पैसे मिलते हैं, क्योंकि शूटिंग पे भी राइटर्स को रखा जाता है कि इम्प्रोवाइज करना है। किसी कभी सीन पसंद नहीं आ रहा, नई सीन वर्क कर रहा, तो राइटर रात में बैठ के लिख देगा वो सीन। तो राइटर एक्टर से भी मिलता है? हाँ, एक्टर से भी मिलता है। जब नरेट करने जाते हैं पिक्चर तो राइटर ही जाते हैं, राइटर जाके एक्टर को पिक्चर सुनाता है, क्योंकि उस टाइम पे वो दुनिया राइटर की है। तो वो एक्टर जो भी सवाल पूछेगा तो वो राइटर ही जवाब दे सकता है। अभी तक गए हो आप किसी को समझाने? हाँ भाई, बहुत। कोई बताओ ना किस्सा यार। मैं करण जौहर साहब को पिक्चर सुनाने गया। अच्छा। हाँ, और मेरे लिए मैं जस्ट मुंबई आया हुआ था और 3-4 महीने हुए थे मुझे मुंबई आए हुए थे, और ये पिक्चर मेरे को मिल गई। तो ऐसा जनरली प्रोसेस होता है कि अगर आपको किसी राइटिंग प्रोजेक्ट में आप वो होते हो तो वो आपको राइटिंग टेस्ट देते हैं कि जैसे मैं डायलॉग राइटर हूँ तो वो 2-3 सीन दे देंगे, बोलेंगे इस पर डायलॉग वर्क करके मुझको भेजो वापस। तो मैंने उन पर वो जो प्रोजेक्ट आया उसमें मैंने डायलॉग वर्क करके भेज दिया। उसमें टोनैलिटी थोड़ी सेंट्रल इंडिया की थी, तो मैं सेंट्रल इंडिया का, तो मुझे पता है कि वहाँ के कैरेक्टर्स कैसे बात करेंगे, क्योंकि अब जैसे वो ये कि अगर आप भी स्क्रीन पे लिखोगे तो आप अपने हिसाब से लिखोगे ना। लेकिन अब डायलॉग राइटर को इतना सेंस होना चाहिए कि दिल्ली का आदमी कैसे बात करेगा, कौन से वर्ड्स यूज़ करेगा, कौन से वर्ड्स यूज़ नहीं करेगा। जैसे दिल्ली वाला यूज़ करेगा, मुंबई वाला यूज़ नहीं करेगा, कुछ अलग वर्ड यूज़ करेगा, बैंटर यूज़ करेगा, या कोई भी वर्ड यूज़ करेगा। हर शहर की या किस क्लास का आदमी है वो, अगर अमीर आदमी है तो उसकी शब्दावली अलग होगी, गरीब आदमी उसकी शब्दावली अलग होगी। तो डायलॉग राइटर का मेजरली ये काम होता है, और सीन को इंटरेस्टिंग बनाना। तो मैंने उनको 3 सीन करके भेजे, उन्होंने बोला ठीक है, सही लगे हमको। हाँ, सेटिस्फाई करना होता है पूरा हर तरह से। तो उन्होंने बोला कि आप ये पिक्चर लिख रहे हैं। तो जब पिक्चर लिख ली 1 साल बाद, तो वो अलग अलग स्टूडियोज़ को, अलग अलग प्रोड्यूसर्स को, अलग अलग डायरेक्टर्स को और एक्टर्स को पिच करने जाते हैं कि भाई ये पिक्चर है, आप बनाना चाहते हैं क्या। तो उसमें हम करण जौहर साहब को पिक्चर सुनाने गए थे, और मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी वो, क्योंकि मैं इतनी प्रेशर होता है ना आप पे कि अब आपको ही सुनानी है पिक्चर 3 घंटे, तो पूरे जितने लोगों ने मेहनत करी है वो आपको दे दी उनने
तो मैं सुनाने गया तो उनने बड़े अच्छे सुनी पूरी 3 घंटे की पिक्चर, और मतलब उनने बोल दिया था, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रिएक्ट नहीं करते पूरी पिक्चर में, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया तो इनको पता चल जाएगा कि हमको पसंद आई ये पिक्चर, अच्छी लग रही है। हमारी नेगोशिएशन पावर चली जाएगी कि हम ये नहीं कह सकते कि हमको अच्छी लगी है, हम देख रहे हैं, तो अब देख रहे हैं बोलेंगे तो प्रोड्यूसर कन्विंस करेगा कि सर कर लो थोड़े ज़्यादा पैसे। तो ज़्यादा लोग रिएक्ट नहीं करते पिक्चर सुनते टाइम, उनको हंसी भी आ रही होती है या मज़ा आ रहा होता है तो वो चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन करण सर ने प्रॉपर रिएक्ट किया, फीडबैक दिए कि इसमें ये चेंजेस हो सकते हैं, वो सब। और मेरे लिए तो मतलब मैं तो सोच भी, मतलब मेरी तो फट गई थी बहुत ज़्यादा। मैं कहा मैं कैसे सुना सकता हूँ पिक्चर भाई 3 घंटे की, और मेरे को पहले ये पता भी नहीं था कि 3 घंटे बैठ के कोई पिक्चर सुनता है। अगर मेरे को कोई बोले कि 3 घंटे बैठ के सिर्फ सुनना है, तो जबकि मैं मुंबई, जब से मैंने नरेशन चालू किया है, एक्टर्स वो 3 घंटे पूरी पिक्चर सुनते हैं सामने बैठ के, और जैसे ही आप नरेशन खत्म करोगे वो आपसे ये पूछ लेंगे कि वो वाले जो आपने 27वें मिनट पे वो सीन बताया था उसमें वो क्यों कर रहा है ऐसा। बीच में नहीं टोकते, बीच में नहीं टोकते कभी भी, उसमें वो पूरी पिक्चर सुनते हैं, फिर पूछते हैं आपसे कि ये कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया, वो वहाँ क्यों गया, अगर उससे प्यार था तो उसने बोल क्यों नहीं दिया डायरेक्ट। तो वो उनको इतना पूरा ज्ञान, क्योंकि वो लोग, उनका रोज़ का काम है ये, तो उनको इतना ज़्यादा सेंस है उस चीज़ का कि वो 3 घंटे सिर्फ सुन के उनको पता रहता है, पूरी पिक्चर बना लेते हैं अपने दिमाग में कि मेरा कैरेक्टर क्या कर रहा है इसमें, मेरे कैरेक्टर का जेन्युइन ज़रूरत है कि नहीं है, कि ये लिखी हुई चीज़, कुछ चीज़ें होती हैं कि राइटर लिख देता है, उसको मन करता है तो वो पकड़ लेते हैं कि ये ज़बरदस्ती तुमने फ्लिप मारा हुआ है, ये एक्चुअली स्टोरी में ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो मूवी, जो पहली मूवी थी वो लिख ली, फिर अच्छी हुई तो फिर एक और फिल्म मिल गई, तो वही है 2 फिल्में लिख रहे हैं अभी। और अभी आप एज एन एक्टर भी आ रहे हो यार, क्या क्या छुपा रखा है अभी काफी छुपा रखा है, अगले साल पता चलेगा। अब आपको नाम बदलना पड़ेगा अपना। स्टारिंग कुल्लू, इंट्रोड्यूसिंग कुल्लू, नहीं इंट्रोड्यूसिंग तो नहीं है, लेकिन एक पिक्चर में एक्टिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है अभी, और बड़ा अच्छा प्रोसेस रहा। ऑडिशन दिए, फिर ऑडिशन क्लियर हो गया। तो ऑडिशन उन्होंने स्क्रीन पे आपको देखा हुआ था, आपको जानते थे इसलिए बुलाया, या जस्ट अनदर आप एक्सपीरियंस के लिए चले गए और शॉर्टलिस्ट हो गए, ऐसा था? ओवरऑल उन्होंने बहुत लोगों के ऑडिशंस लिए थे, और ऑफ कोर्स उनने कहीं से देखा तो होगा ही, एकदम मैं रैंडम नहीं कहीं से ऑडिशन। लेकिन मैं जब ऑडिशन देने गया तो मतलब मैं जनरली ऑडिशन देता नहीं हूँ, मुझे वो प्रोसेस पसंद नहीं थी, क्योंकि वो आरामनगर गए हो आप लोग कभी? अरे वो आप आरामनगर जाओ, वहाँ ऐसे छोटे छोटे ऑफिस हैं, छोटे ऑफिस, उसमें ऑडिशन दिन भर चलते रहते हैं, और सारे जो एक्टर्स जो अलग अलग शहर से अपना स्ट्रगल करने के आते हैं वो लोग सब वहीं घूमते रहते हैं। कभी भी कोई हर ऑडिशन में खोल के पूछते हैं, सर कुछ ऑडिशन चल रहा है क्या, कुछ ऑडिशन चल रहा है क्या? वो जेन्युइन होते हैं, जेन्युइन जगह है? जेन्युइन जगह है। ओके। तो क्योंकि वहाँ, लेकिन मुद्दा ये कि इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो आपको पता भी नहीं ना कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बंद, जैसे देखते हो आपकी पिक्चर चल रही थी बंद हो गई, तो वो जब तक पिक्चर बन रही थी तब तक तो जेन्युइन ही थी, और बंद हो गई तो आपके गए 2 साल। अब आप 2 साल से आप कोई रोल कर रहे थे, वो चला गया आपका, पिक्चर ही नहीं बनी, बन के रिलीज़ नहीं हुई। कभी कभार ऐसा होता है कि रिलीज़ हुई, अब प्रोड्यूसर ने सोचा था कि इसको OTT पर रिलीज़ कर देंगे, OTT वालों ने बोला कि आप थिएटर रिलीज़ करके आओ पहले। थिएटर में रिलीज़ करने के लिए चाहिए पैसा, थिएटर में रिलीज़ करने के लिए आपको 5-10 करोड़ रुपए और चाहिए, अब है ही नहीं, तो अब वो बस बन के पिक्चर पड़ी हुई है। रिलीज हुई और आपका एडिट पे कट गया। हाँ, एडिट पकड़ गया सीन भी होता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।